हिंदी करंट अफेयर्स 2025-26 द्वारा प्रकाशित भारत की सबसे सटीक एवं विश्वसनीय करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी है। हर प्रश्न की सटीक व्याख्या, उत्तर एवं सामान्य ज्ञान सहित यूपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एचपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए करंट घटनाक्रम एवं समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी 1. हाल ही में मध्य प्रदेश में एक स्मारक से सम्मानित रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थीं? कुषाण वंश, चंदेला वंश, मराठा वंश, नंद वंश। करेक्ट आंसर बी, चंदेला वंश। नोट्स: मध्य प्रदेश कैबिनेट ने गोंड रानी दुर्गावती के लिए एक स्मारक और उद्यान बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। रानी दुर्गावती 1524-2024 गढ़ा कटंगा के गोंड साम्राज्य की रानी थीं और महोबा के चंदेला वंश की वंशज थीं। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर, बांदा, यूपी में हुआ था, जो चंदेला वंश का हिस्सा था। 2. स्पेस बेस्ड सर्विलांस (SBS) मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण, नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए बेहतर भूमि और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, उपग्रह संचार में सुधार, नेविगेशन सहायता। करेक्ट आंसर बी, नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए बेहतर भूमि और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता। नोट्स: कैबिनेट सुरक्षा समिति ने नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए बेहतर भूमि और समुद्री जागरूकता के लिए स्पेस बेस्ड सर्विलांस (SBS) मिशन के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी इस परियोजना को संभाल रहे हैं। SBS 1 की शुरुआत 2001 में 4 निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। SBS 2 का अनुसरण 2013 में 6 उपग्रहों के साथ हुआ। SBS 3 के तहत भारत अगले दशक में 52 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा, जिसकी लागत 26,968 करोड़ रुपए होगी। इसरो 21 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा और निजी कंपनियां 31 प्रक्षेपित करेंगी, जिनमें सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए समर्पित उपग्रह होंगे। 3. ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। करेक्ट आंसर सी, नई दिल्ली। नोट्स: भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली (WTSA) 2024 की मेजबानी की, जो पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया गया है। WTSA 190 से अधिक देशों के उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एकत्र करता है, ताकि 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए भविष्य के मानकों पर चर्चा और स्थापना की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी में एक गतिशील खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देते हुए दूरसंचार और डिजिटल बुनियादी ढांचे में इसकी प्रगति को उजागर किया, जिसमें मोबाइल निर्माण और कनेक्टिविटी पहलों में महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है। 4. हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS 2024), राइजिंग राजस्थान निवेश योजना (RRIP 2024), राजस्थान आर्थिक विकास कार्यक्रम (REDP 2024), राजस्थान औद्योगिक विकास योजना (RIGD 2024). करेक्ट आंसर ए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS 2024). नोट्स: राजस्थान ने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS 2024) शुरू की है, जिसमें विस्तारित वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। RIPS 2024 ने RIPS 2022 को सुधारकर अधिक क्षेत्रों को शामिल किया है और वित्तीय लाभों को बढ़ाया है। इसमें एरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एग्रीटेक और अपशिष्ट पुनर्चक्रण जैसे नए उदयशील क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पहले 3 मेगा परियोजनाओं को 25% अतिरिक्त उदयशील बूस्टर और परिसंपत्ति सृजन पर 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है। 5. घुटने की पुनर्वास के लिए किस संस्थान ने एक पेटेंटेड मैकेनिकल पैसिव मोशन मशीन लॉन्च की है? IIT रोपार, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर। करेक्ट आंसर ए, IIT रोपर। नोट्स: IIT रोपर के शोधकर्ताओं ने घुटने की पुनर्वास के लिए एक पेटेंटेड मैकेनिकल पैसिव मोशन मशीन विकसित की है। पेटेंट नंबर 5,53,407। यह उपकरण मोटराइज्ड CPM मशीनों से अलग है, क्योंकि ये पूरी तरह से मैकेनिकल है और पिस्टन और पुली प्रणाली का उपयोग करता है, जिसे बिजली या बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। ये हल्का और पोर्टेबल मशीन है जो घुटने की गति को सुचारू और नियंत्रित तरीके से चलने देती है, जिससे सर्जरी के बाद की रिकवरी में मदद मिलती है। ये महंगी इलेक्ट्रिक मशीनों का एक किफ़ायती विकल्प प्रदान करता है, जो ग्रामीण या ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में लाभदायक है। इसे घर पर उपयोग किया जा सकता है, जिससे अस्पताल जाने की आवश्यकता कम होती है और तेजी से रिकवरी होती है। 6.
हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम किस संस्थान में आयोजित किया गया था? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। करेक्ट आंसर बीआईटी गुवाहाटी। नोट्स: हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय की दिशा योजना के अंतर्गत आईआईटी गुवाहाटी में आयोजित किया गया। यह अभियान भारतीय संविधान के अंगीकरण और भारत के गणराज्य बनने की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। इसे 24 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, कानूनी अधिकारों की समझ को बढ़ावा देना और शासन को परिभाषित करने और अधिकारों की रक्षा करने वाले सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में इसके महत्व पर जोर देना है। 7. भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर। करेक्ट आंसर सी 26 नवंबर। नोट्स: भारत के संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का मसौदा संविधान सभा को पेश किया था। संविधान दिवस या संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो 1949 में इसके अपनाए जाने का प्रतीक है। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को हुआ और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 में सरकार ने अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया, जो पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। 8. हाल ही में किस संगठन ने पैकेज्ड पीने के पानी और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, भारतीय मानक ब्यूरो BIS, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। करेक्ट आंसर ए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI। नोट्स: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पैकेज्ड पीने के पानी और मिनरल वाटर को उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया है। यह अनिवार्य BIS प्रमाणन हटाने के बाद किया गया है और FSSAI द्वारा नियमित निरीक्षण और ऑडिट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सके। यह वर्गीकरण उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण और निगरानी के माध्यम से किया गया है। यह विनियमन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आता है और प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाता है। 9. संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया? 25 दिसंबर, 10 दिसंबर, 16 दिसंबर, 21 दिसंबर। करेक्ट आंसर डी 21 दिसंबर। नोट्स: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस पहल का नेतृत्व भारत, लिक्टेनस्टाइन, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको और अंडोरा जैसे देशों के एक मुख्य समूह ने किया। ये तारीख शीतकालीन संक्रांति और भारतीय परंपरा में उत्तरायण की शुरुआत के साथ मेल खाती है। ध्यान को तनाव कम करने और संज्ञानात्मक लाभों के लिए मान्यता प्राप्त है। भारत ने योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सफलता को याद करते हुए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रस्ताव वैश्विक शांति और कल्याण के लिए ध्यान को बढ़ावा देता है, जो भारत की स्वास्थ्य और सद्भाव के प्रति बद्धता को दर्शाता है। 10. डी इरिंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। करेक्ट आंसर सी, अरुणाचल प्रदेश। नोट्स: अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्थित डी इरिंग वन्यजीव अभयारण्य में गैंडों को फिर से लाने की योजना के लिए एक बैठक हुई थी। डी इरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई और 1986 में इसका नाम लाली वन्यजीव अभयारण्य से बदल दिया गया। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित है, जहां पूर्वोत्तर और दक्षिण पश्चिम दोनों मानसून आते हैं। ये सियांग नदी का घर है, जो अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। अभयारण्य में नदी के मैदान, थैच, घास और टर्मिनेलिया माइरियोकार्पा, डिलेनिया इंडिका और बॉम्बैक सीबा जैसे पेड़ हैं।